वेलकम एवरीवन। सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मधुर भाषण, जो कि हमारे 10वीं क्लास के गद्य है। तो ये हैं बाबू गुलाब राय, जो कि हमारे मधुर भाषण के लेखक हैं। उनके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। लेखक परिचय। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी है। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का अपने सफल संपादन भी किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लीड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो याद रखें, डी लीड की उपाधि जो है उनको आगरा के विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया था। उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि हिंदी के हैं। जैसे कि यहाँ पर है भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, लेखक हैं बाबू गुलाब राय। पाश्चात्य इतिहास, दर्शन एवं इतिहास लेखन, बाबू गुलाब राय। फिर देखिए मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढकुआ क्लिप, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी सफलताएं, फिर निराशा, क्यों आदि संग्रहों में उनके प्रबंध निबंध संकलित हुए हैं। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्ति गहराई है। तो देखिए उनके द्वारा बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे निबंध लिखी गए हैं, जिनमें है मेरी सफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन, बाबू गुलाब राय साहित्य। अभी हम लोग देखेंगे हमारा जो मधुर भाषण है उसके बारे में कुछ। मधुर भाषण मतलब मीठी बातें जो हमको अच्छा लगता है। सच में मीठी बात से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है। कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन मन वचन कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकल्लुफ़ पहले अक्सर भले ही करे, पर देर सवेरे पहचाने जाते हैं। लेखक कहता है, क्यों न मीठी वाणी बोलें, दूसरों को खुश करें, आप भी खुश रहें। हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, यह मानवता के लक्षण हैं। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही है। तो देखिए मीठी बातें सबको अच्छा लगता है और कड़वी बातें सबको बुरा। तो हम लोग मीठी बातें बोलकर सबको मित्र बना सकते हैं और हम भद्र भी बने, हम सभ्य भी बने और सरल भी बन सकते हैं। मानवता का यही लक्षण है। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, तो हमारी बोली में मीठी बातें होनी चाहिए, ना कि कड़वी बातें। और सबके साथ व्यवहार, शिष्टाचार अच्छे से होना चाहिए। देखिए शिष्टाचार और दयालुता हमेशा चलन में रहते हैं। अगर आपका शिष्टाचार, आपका दयालुता है आपके अंदर, आपकी वाणी मीठी है, तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। तो अभी हमारा पाठ शुरू करते हैं। मधुर भाषण। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है।
मतलब मनुष्य जैसे बातचीत करता है, बातचीत का आदान प्रदान करता है, वैसा और कोई जानवर नहीं कर सकता, इसीलिए वो उन्नत है। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो देखिए, हमारे जो भौतिक बल है अर्थात शारीरिक ताकत जो है वो बाकी जानवरों से कम है। हमारे से भी और भी बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन मनुष्य का बुद्धि सबसे ज़्यादा है और उस बुद्धि के सहारे और अपने भाषा के सहारे वो सबसे अधिक सबल हो सका है। तो यहाँ पर देखिए, न्यून का अर्थ है कम। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो मनुष्य अपने बस में वो कर लिया है, मतलब सभी के ऊपर उसका नियंत्रण है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो भाषा बहुत प्रमुख है मनुष्य के लिए, ये उन्नति का साधन है। मनुष्य का भाषा के द्वारा उसके ज्ञान की वृद्धि और उसके अनुभवों की रक्षा हो सक रही है। तो ये देखिए, हमारे जो भारतवर्ष है उनमें बहुत सारे भाषाएं हैं और बहुत सारे भाषाओं में भी बातचीत किया जाता है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। यहाँ पर बोला गया है भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता है। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, किंतु उस भाषा के लिए ही, उस भाषा के दुरुपयोग से ही हमारा जो रिश्ता है एक दूसरों से छिन्न भिन्न भी हो जाता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर बोला गया है क्या, वैमनस्य अर्थात विरोधी भाव या नाराजगी। तो एक मधुर शब्द, एक मधुर वाणी, मुँह से निकला गया एक शब्द, दो रूठों को, अगर कोई रूठा हुआ है, गुस्से में है, तो उसको हम लोग मधुर वाणी से मना सकते हैं। लेकिन एक कटु शब्द, एक कड़वी बात मित्रों के मन में भी विरोधी भाव या नाराजगी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर जैसे देखिए, मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये एक कड़वी शब्द है, कटु शब्द है। अगर हम लोग मीठी वाणी बोलते हैं तो सब लोग हमारे मित्र बन सकते हैं। फिर देखिए, अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। तो साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल यानी मन के अनुकूल या मन को अच्छा लगता है, जिससे चित्त यानी मन द्रवित होता है, घुल मिल जाता है, वही मधुर वाणी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो वस्तु मनोनुकूल हो, जो चीज़ मन को अच्छा लगे, जो मन में द्रवित हो, मन में घुल जाए, वही मधुर वाणी है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। जो माधुर्य है, मीठा जो बोलते हैं, वो मधुरता भाषा का एक गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है माधुर्य किसे कहते हैं, या फिर चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद है उसे क्या कहते हैं। तो हमें वहाँ पर माधुर्य लिखना है। जैसे देखना, बड़े बड़े प्रवक्ता होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जिनकी वाणी बहुत मधुर होते हैं। जैसे कि ये जया किशोरी हैं, उनकी भाषण जैसे बहुत मधुर है, बहुत मीठी है और बहुत ही मिष्ट भाषण है। ये देखिए, वचनों का माधुर्य हृदय का द्वार खोलने की कुंजी है। याद रखें, वचनों का माधुर्य हृदय द्वार यानी मन के द्वार को खोलने की कुंजी यानी चाबी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के
न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तो जो वचनों का यानी वाणी का आकर्षण है वो क्या, हमारा जो न्यूटन का तत्वाकर्षण है, जो माध्याकर्षण बल है, उससे भी तेज है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देत है कागा का शो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनी करी लेत। तो यहाँ देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है। आप लोग देखे होंगे जो भी गिरता है वो पेड़ से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है कोयल का को देत है कागा का सो लेत। तो यहाँ पर बोला गया है कि तुलसी ने बताया है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देता है और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन तुलसी मीठे बचन ते जग अपनों करी लेत। लेकिन कोयल अपने मधुर वाणी से, मधुर बोली से सबको खुश कर देती है। कौवे की कर्कश वाणी से सब नाखुश होते हैं। तो यहाँ पर एक जो बोली है, कोयल का को देते कागा का सो लेत, ना ही कोयल किसी को कुछ देता है, ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है, लेकिन जो मीठे वचन हैं, जो कोयल के मीठे वचन हैं, वो जग के यानी संसार को मोह लेती है, और जो कौवा का कर्कश स्वर है वो क्या सबको नाखुश करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगी। तो बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठयत् अग्रे। दूसरे ने कहा नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। बात एक ही थी, यानी देखिए जो बाणभट्ट जी थे वो मरने वाले थे, तो उन्होंने एक किताब लिखा था कादम्बरी जो कि आधी अधूरी थी। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं इसको पूरा करने के लिए किसको दूंगा। फिर उन्होंने एक परीक्षा ली। उन्होंने बोला कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम लोग अपने भाषा में कैसे व्यक्त करोगी। तो बड़े ने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठयत् अग्रे, यानी आगे सूखी लकड़ी है। दूसरे ने कहा नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। तो दूसरे ने कहा आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। तो बात एक ही थी लेकिन कहने में फर्क था। फिर देखिए कहने में फर्क था या बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारणतः बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। गलतफहमी अर्थात भ्रम धारणा। तो शब्द संयोजन यानी कहने वाला जो शैली होता है, साधारण बोलचाल में भी बहुत अंतर होता है। कुछ लोग प्रभावशाली ढंग से भाषा अपने बोली को व्यक्त कर सकते हैं और मनुष्य में होने वाली गलतफहमी यानी भ्रम धारणा को मिटा सकते हैं, रूठे हुए मित्रों को मना लेते हैं। यही सच्चा साहित्यिक है। तो याद रखें सच्चा साहित्यिक कौन है। फिर देखिए वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोषक और चाल ढाल पर निर्भर करता है, किंतु विष भरे कंटक घटों की संसार में कमी नहीं है।
यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोषक का मान जब तक भाषा से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। तो यहाँ पर चाल ढाल यानी आचार व्यवहार। तो वार्तालाप में शिष्टता बहुत ज़रूरी है, जो कि समाज में सफलता यानी सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव है वह उसी वार्तालाप से ही है। मनुष्य मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन भय और आतंक का परिमार्जन कर सकता है? तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा मधुर वचन। कदभाषी लोग से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सकें। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है, यानी शब्दों का जादू बहुत ही जोरदार होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है शब्दों का जादू कैसा हो सकता है? ज़बरदस्त। यहाँ किसका जादू ज़बरदस्त होता है? तो लिखेंगे शब्दों का जादू। फिर देखिए मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव यानी सच्ची भावना, मुलमे के सिक्के या नकली मुद्रा। देखिए सच्ची भावना, टकसाली भाव अर्थात सच्ची भावना भी हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्के की भांति वे बेकार रहेंगे। मुलम्मे के सिक्के अर्थात नकली मुद्रा। तो मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे कोई सच्ची भावना हो, जैसे नकली मुद्रा के जैसा उसका भाव ना हो। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। किनका योग नहीं हो सकता? हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बद्ध बनता है। मनुष्य बद्ध कैसे बनता है? याद रखें, वचन के अनुकूल जब कर्म भी होता है, जब हम जैसे बोलते हैं वैसे काम करते हैं, तभी जाकर मनुष्य बद्ध बनता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कद वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लात भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ अपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। तो याद रखें, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। जो मनुष्य के श्रेष्ठ पद पर कौन पहुंचाता है? मन, वाणी और कर्म। फिर देखिए, फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कद वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। एक वचन, एक बात सारे किए धराए पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लात भी सहन की जाती है, अर्थात जो गाय दूध देती है तो उसका 2 लात सहन कर भी लोग उससे दूध निकालते हैं। फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ अपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार क्या है? वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ़ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। सज्जनोचित व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा को मर्यादा का परिचय मिलता है। तो हमारा कर्म
हमारा वाणी और हमारा मन मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचा सकता है। ये ध्यान में रखें। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचय होता है। तो अगर किसी को कुछ काम आप लोग करवा रहे हैं तो उस वाक्य में आप लोग कृपया शब्द का इस्तेमाल करें। यह आपका शिष्टता का परिचय है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी ज़रूरी है। अगर काम खत्म हो जाता है उसके बाद आप उनको धन्यवाद अर्पण भी करें। यह आपके शिष्टाचार का परिचय है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। तो हमसे जो नीचे स्तर पर हैं, जो काम करते हैं, हम उनको ऐसी बातें ना बोलें जिससे कि उनको लगे कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। तो हमसे जो निचले में हैं, जो जिनकी स्थिति कम है, उनका भी स्वाभिमान रक्षा करना एक सज्जन अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है। तो हम लोग बातचीत करने में धन्यवाद, कृपया, बहुत बहुत शुक्रिया आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी वाणी में शिष्टता ला सकते हैं। फिर देखिए, जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है, या तो कोई चीज़ न दें और दें तो पूर्ण उदार से और प्रसन्नता के साथ दें। कम से कम जहाँ किया में उदारता हो वहाँ बचने दरिद्रता न आने देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो काम करना है हमको, हम अपने प्रसन्न मन से प्रसन्नता से उस काम को करें। उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द या गलत शब्द नहीं बोलें जिससे कि प्रकट हो सामने वाले को कि हम उस काम को करने के लिए नाखुश हैं या उदास हैं। यदि हम जो भी काम करें, जो भी चीज़ करें, वो पूर्ण उदारता के साथ और प्रसन्न मन के साथ करें तो क्या होगा, उस काम बचने दरिद्रता नहीं आने देगा, यानी कथन में कमी नहीं आने देगा। जैसे हम लोग बोलें वैसे हम लोग को करनी चाहिए, वो भी प्रसन्नता के साथ। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनका मजबूरी है कि यह ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है। अगर हम कोई काम को करना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना चाहिए, शिष्टाचार के साथ, शिष्टता के साथ हम उनको मना कर सकते हैं। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है। तो बहुत लोग अशिष्टता से बोल देते हैं कि जाओ ये वस्तु यहाँ नहीं है, ये कहाँ से आएगा, तुम्हारा कोई देने आता है क्या यहाँ। ऐसे बातें हम लोग को नहीं बोलना है। घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं, ऐसे शब्द हम लोग प्रयोग ना करें। इनकार करने में जो बातें कही जाए उसमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ के लिए इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनमें भी क्या करनी है, हमें शिष्टता से उनको बोलना है। उनमें कोई परायेपन का भावना नहीं रखना है। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। याद रखें, खेद प्रकट करना या फिर कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए मुझे यह इनकार करना पड़ रहा है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। तो हम अच्छे वचनों से, अच्छी तरह से हम ये मना कर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। यहाँ पर खेद शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।
फिर देखिए, वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जज्बे की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर रखना चाहिए। तो व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत दोनों में हम लोग को अंतर रखनी चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए। जो हम लोग ऑफिस में, जो हम बाहर में, जो विद्यालय में, जो भी हम एक इंस्टीट्यूट में बात करते हैं उसमें अशिष्टता नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। जितनी चाहिए, जितना दरकार है हम लोग उतना बोलें, उससे ज़्यादा नहीं। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। और जब हम निजी बातचीत कर रहे हैं दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, तो इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें आत्मीयता होनी चाहिए, यानी निजीपन होनी चाहिए। और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। तो कुछ लोग क्या है, सबको अपना मानते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन यह भी बुरा नहीं है, लेकिन बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी निभाई जाए। हम जितना निभा सकते हैं हम उतना ही बात उनके साथ करें। हम मधुर भाषण का अच्छे से वाचन किए, उसका जो कठिन शब्द था उसको भी हम लोगों ने देखा और उसका जो सारमर्म है, जो तत्व है, जो लेखक ने लिखा है, उनको भी समझने की कोशिश की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे, समझ में आए और ऐसा क्लास आप लोगों को और चाहिए आगे, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।